कि वोल्टेज एसी प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ एक आर है और एक एक्स है। करंट इज 5/4 ahead in phase with source voltage. If R equals to 40 ohm, then find X and nature of सर्किट। मतलब सर्किट में एक्स क्या है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है। दैट इज कैपेसिटिव और इंडक्टिव। कैसा है सर्किट, ये हमसे पूछा गया है। तो मुझे ये बताइए, वोल्टेज से करंट आगे कब रहता है? कैपेसिटर वाले सर्किट में या इंडक्टर वाले सर्किट में? अच्छा, कहाँ रखूं वी? आई तो मैंने फिक्स कर दिया, तो वी मैंने यहाँ रखा 5/4 पे। मतलब यहाँ जेड होगा और यहाँ वी है। और 5/4 जेड होने का क्या मतलब हो गया कि आर और एक्स का जो वैल्यू आएगा ये दोनों अलग अलग होंगे या बराबर होंगे? बराबर होंगे। सर क्यों? क्योंकि आप क्या लिखते थे, tan फाई इक्वल्स टू x/r, tan 45 इक्वल्स टू x/40, f इक्वल्स टू 40 ओम। क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। सिमरन, ये पॉइंट समझ में आया आपके? यस सर। सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ठीक है। एक काम करते हैं, इससे पहले फिर ये रिवाइज करते हैं। ये आर है और ये एक्स है, ये है r√3 के बराबर। एसी सर्किट है। आपको बताना है फाइंड पावर फैक्टर। तो याद करिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे? सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते थे जिसमें आर दिखाते थे और r√3 जो ये एक्स है ये लिख देते थे, आई आदतन यहाँ लिखते थे, और इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ गया जेड, √r² प्लस r√3 का स्क्वायर, दैट इज 2r। यहाँ हो जाता था वोल्टेज v, जहाँ रिजल्टेंट जेड आता था। वेक्टर सम करिए, वेक्टर। वेक्टर का मतलब यदि एफ एक्स और एफ वाई देखते थे तो रिजल्टेंट जो होता है वो लिखते हैं √f(x)² प्लस f(y)²। ये वेक्टर में हम सीख चुके हैं क्लास 11। अब यहाँ मुझे बताइए
फेज डिफरेंस मतलब V और I के बीच का एंगल। यदि गलती से मुझे फाई पता चल गया तो काम तो बन जाएगा। cos फाई कितना हो गया, R/Z, R/2R, 1/2। यहाँ से यही इसी का क्या नाम है, इसे ही तो कहते हैं पावर फैक्टर। सर आपको ये नाम याद कैसे रहता है, इतने सारे नाम? अच्छा याद करो ना, पावर एवरेज कैसे लिखा करते थे सर? ये लिखते थे IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई। तो क्या यहाँ से ये नहीं पता चल गया कि cos फाई इज ए फैक्टर प्रेजेंट इन पावर, प्रेजेंट इन पावर। तो पावर में ये फैक्टर है, इसलिए इसको पावर फैक्टर कहते हैं। अच्छा चलिए दूसरे दूसरे क्वेश्चन में आइए। यदि ये होता और ये इंडक्टर होता, ये 30 ओम और ये भी 30 ओम, और आपसे कहा जाता V बराबर 200 साइन, ये XL है, ये R है, 200 साइन ओमेगा टी। I सर्किट में क्या लिखा जाएगा? I सर्किट में लिखना चाहते हैं मतलब टाइम डिपेंडेंट, ऐसे तो देख के यही अंदाजा लग रहा है। I क्या हो जाता, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। सर प्लस 5 कैसे आपने सोचा? अरे गलती हो गई यार। तो क्या हो सकता है सर? हो सकता है -5। सर आपने -5 कैसे सोचा? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं मेरे वाला, जिसको कभी कभी बाद में फेजर डायग्राम कहते हैं, उस पर अलग से मैं एक दिन उसको डिस्कस कर दूंगा, फेजर वर्ड को। अभी तो केवल फेज पावर फैक्टर फेज डिफरेंस के साथ मैं ले रहा हूँ। यहाँ मैं आदतन आई लिख देता हूँ, ये R है, यहाँ X है, बीच में कहीं Z आ जाएगा, और यहाँ V होगा, यहाँ फाई होगा। तो ये चित्र बनाना पहले सीखना होगा, और एक बार ये काम बन गया तो आगे का रास्ता आसान है। ये 30, ये 30, तो ये कितना हो गया, 30√2। फाई कितना हो गया, पाई/4। तो यदि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई हो जाएगा। इंडक्टिव सर्किट में जब इंडक्टर मौजूद होता है सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा वोल्टेज आगे होता है और करंट पीछे, और कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे। I इक्वल्स टू आई नॉट के बदले V नॉट बाई जेड यूज कर लो, जेड के बदले ये 30√2 यूज कर लो, 10√2/3। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10√2/3 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/4। सर आप ये चाइनीज भाषा में क्या पढ़ाने में लगे हुए हो? बड़े नेक विचार हैं। यहाँ देखो, ये है 20 ओम और ये भी है 20 ओम। जल्दी बताओ फेज में कौन आगे कौन पीछे होगा, वोल्टेज और आई में? कुछ नहीं समझ में आए तो यार चित्र तो बनाना सीख लो यार। आई हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, आर को मैंने यहाँ रखना सिखाया है, और एक्स सी को यहाँ रखना सिखाया है। दोनों के वैल्यू है 20 ओम 20 ओम, तो रिजल्टेंट कहाँ होने की उम्मीद करूं मैं?
अरे उतना वेक्टर तो सब कोई जानते हो, 20 ओम है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, 20√2, और ये हो गया भी। अब यदि कोई मुझे कहता है कि आगे कौन और पीछे कौन, तो मैं कहूंगा कि π/4 भी आई से पीछे है, या π/4 आई भी से आगे है। यदि कोई मुझसे पूछे जेड कितना होगा तो 10 20√2। यदि कोई मुझसे पूछे कि फेज डिफरेंस कितना होगा तो लिखूंगा π/4। π/4 सर आपको कैसे दिख रहा है, आर भी 20 और एक्सी भी 20, तो रिजल्टेंट जो आ रहा होगा ना वो बीच में होगा, इसीलिए ये 5 दिख रहा है मुझे π/2 का हाफ, π/4। अब यदि मुझसे कोई ये कहता है कि यदि ये 200 वोल्ट है अप्लाइड, तो बताओ IRMS कितना होगा। तो जब ऐसे कहीं वोल्टेज दिया होता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो जरूर ये VRMS होगा। क्यों? क्योंकि पीक वैल्यू लिखने का परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन, परंपरा, ट्रेडिशन ये है कि यदि अकेले वोल्टेज दिया गया रहता है और कुछ नहीं कहा जाए तो इसका मतलब है कि वो RMS वैल्यू होगा। यदि इक्वेशन में लिखा होता V बराबर 200 साइन ओमेगा टी टाइप, तो उसमें 200 को वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ये IRMS कितना होगा, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए सोचते हैं IRMS इक्वल्स टू VRMS बाई जेड। IRMS इक्वल्स टू 200/20√2, 10/√2, 5√2 एम्पियर। और यदि कोई पूछता आई नॉट क्या होगा, IRMS क्या होता था, I0/√2। IRMS इंटू √2 क्या हो जाएगा, I0। और IRMS 5√2 इंटू √2 इक्वल्स टू 10 एम्पियर। आप कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, IRMS निकल आया तो आई नॉट तो मैं बता ही दूंगा। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, यही पूछा ही जाता है आपसे, इवन ये भी पूछा जा सकता है, इफ VRMS 200 वोल्ट, जेड 100 ohm, then find I0 current amplitude। अब यदि करंट एम्पलीट्यूड पूछ दे तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो IRMS सोचेंगे, VRMS बजाय 200/100 2 एम्पियर, I0/√2 ये क्या हो गया IRMS, I0 कितना हो गया 2√2 एम्पियर। सोच के देखिए, ये इतने आसान से क्वेश्चन पे भी नंबर मिल जाते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग यदि इसी के साथ नहीं कंफर्टेबल होंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, फिर तो मैं आपसे बस कैलकुलेट करवाना शुरू करूंगा। भाई सी का वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, आर का वैल्यू है 20 ओम, V का वैल्यू है 200 साइन 100/t। फाइंड XC, Z, I0, IRMS। क्वेश्चन देखो और अकल को दोहराओ, ये होता है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। सॉल्व करते वक्त आप कहां से सोचना शुरू करेंगे,
सॉल्व करते वक्त आप सोचना शुरू करेंगे एक्स सी इक्वल्स टू ओमेगा सी 1/ओमेगा सी 1/100 पाई और सी के बदले 10 × 10⁻⁻6 10 माइक्रो। एक्स सी का वैल्यू हो गया 1000/पाई 1000/पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर 10 हो जाता है, एक से चला गया 100 × 3.14 314 ओम आ गया एक्स सी। अब यदि बात करते हैं जेड कितना होगा, √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई नॉट कितना होगा, V0/Z। आई आर एम एस कितना होगा, I0/√2। मैं मान के चलूं कि थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ रहा है, या मैं मतलब ये मान लूं कि इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? सर आ रहा है। तो ये घर पे कॉपी पे लिखोगे नहीं जब तक, तब तक कैसे काम चलेगा? एक्सी वर्मा का किताब है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट के सारे जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं सबको देखो प्यार से। 10 बार 20 बार 40 बार देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा अरे ये तो परसों ही मिला था, ये तो कल ही मिला था। तो आसान हो जाएगा, वो याद रहने लगेगा तुम्हें कि अरे करना क्या है। यहाँ देखो और पहचानो, ये है R 100 ओम और ये है L 5 मिली हेनरी और ये है V = 300 sin 100πt। रैंडम एक एग्जांपल ले लिए। अब इसमें कहा गया फाइंड XL Z phi cos phi I0 IRMS। इन सब के बारी बारी से वैल्यू बताने हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉल्व करते वक्त एक ही रास्ता तो है अपने पास। XL सोचते थे ओमेगा L 5 × 10⁻³ और हैंड ओमेगा कितना, ये तो L हो गया, ओमेगा कितना 100 पाई। .5 × पाई 0.5 × 3.14। यहाँ पर अरे मल्टीप्लाई कर लो यार। सर 1.57 आएगा। 1.570 ओम। यदि हमसे कोई जेड कह दे √r² प्लस XL², ये तो लगता है लगभग R के ही बराबर आ जाएगा, 100 के ही आसपास। और I0 चाहिए, ये हो जाएगा V0/Z 300/100। वैसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 3 एम्पियर। फिर चाहिए IRMS I0/√2। अब ये I0/√2 है ना, I0/√2 50√2। तो ये सोचने का सॉरी I0/√2 कितना हो गया, I0/√2 3/√2 एम्पियर। I0/√2 तो IRMS होता है, तो वहां से IRMS निकल आया। पावर फैक्टर cos phi कहाँ से आ जाएगा,
cos phi आ जाएगा r/z। r तो है 100 और z है 1, ये भी लगभग 100। यहाँ कुछ लफड़ा है, लगभग 100 या 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तब ठीक है। cos phi 1 के आसपास, मतलब phi 0 डिग्री के आसपास, हाँ ऑब्वियस है, डोमिनेट r कर रहा है, r ही के नजदीक रहेगा। सोचो यदि ऐसा होता, ये 10 पाई मिली हेनरी होता, और ये 10 पाई माइक्रोफेरेड रहता, और ओमेगा होता 100 पाई। तो तुम्हें XL बताना है, तुम्हें XL बताना है, XC बताना है, और X बताना है, या XC माइनस XL जो भी बना। कैसे ढूंढोगे इसे, याद करो ना। XL के लिए क्या था फॉर्मूला? अरे कुछ याद आएगा यार, ओमेगा L। तो वो कितना होता था? ओमेगा है 100 पाई, ओमेगा है 100 पाई, और L कितना है? 10 पाई। 10 इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज 100 ओम। और XC कितना होगा? 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा 100 पाई, और C के बदले 10 पाई माइक्रो, 10 टू द पावर 3000 पाई स्क्वायर 10 हो गया। और ये गजब, ये भी 100 ओम आ गया। हे राम, हे राम। तो X कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100, 0। ये तो X 0 दे देगा। सर वो 10 का इस करके थे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकंड देख लेता हूँ। ये नहीं था, कौन था? ये था। दोनों जगह 10 पाई है ना, यहाँ 10 पाई, यहाँ 100 पाई। तो ये कैंसिल आउट कैसे होगा? ये तो प्रोडक्ट में है। ये कितना हो गया? ये हो गया 100 पाई इंटू 10 पाई, 1000, और एक जीरो और आ गया पाई स्क्वायर के कारण, 10 टू द पावर 4 ओम। ये आया है पहला। और XC जो आ रहा है उसे चेक करते हैं। 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा 100 पाई, और C 10 पाई 10 टू द पावर माइनस 6। तो 3 जो 000 है, वो एक 3 10 टू द पावर 3 बचेगा जो ऊपर आएगा, और नीचे पाई स्क्वायर 10 हो जाएगा। 100 ओम, ये 100 ओम ही रहेगा। ये 100 ओम और ये 10,000 ओम। तो 10,000 माइनस 100 हो जाएगा, 10,000 माइनस 100 हो जाएगा X। अच्छा, ये आइडिया मुझे लगता है, अरे कुछ ना कुछ तो याद हो जाएगा धीरे धीरे काम करके, नहीं? आगे एक छोटा आइडिया इंटर मतलब डालू सामने, कोशिश करूं समझाने की। अरे स्कूल में आजकल एग्जाम चल रहा है क्या?
सर यूटीज चल रहा है और असाइनमेंट्स। ओहो, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। रचित सिंगला, सर उसका गौतम, नहीं पता। हाँ चलो देखते हैं। अभी फिलहाल एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। एल सी ऑसिलेशन। अब इसका क्या चक्कर है, ध्यान से देखना। प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज है, ये स्विच है, ये कैपेसिटर सी, ये इंडक्टर है। ये at t equals to 0, the switch is closed. At t equals to 0, the switch is closed. अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ होगा तो क्या होना चाहिए? क्या चार्ज वैसे ही जमा रहेगा या प्लस क्यू वाला जाकर माइनस क्यू को खत्म करने लगेगा? तो हमने देखा एट टी, यहाँ पर क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और चूंकि चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो इंडक्टर उस हर एक इवेंट को अपोज करता है, जिसके कारण वहां करंट, एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, फ्लक्स बदलेगा फ्लक्स के बदलाव के कारण। और बैक ईएमएफ जनरेट होने का मतलब है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस डेवलप हो जाएगा। अब सोचो, जब करंट ऐसे आ रहा होगा और ये इंडक्टर क्या करने वाला है, उससे गुजरने वाले करंट के अमाउंट, चार्ज के कारण वहां एक करंट आएगा, करंट के कारण वहां लेंज लॉ से अपोज करने वाला एक ईएमएफ आ जाएगा। अपोज करने वाले को कैसे देखोगे कि जिधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उधर हायर पोटेंशियल डेवलप कर देगा उस किनारे पे, ये अपोज करना होगा। अब बाय लूप रूल, ऊपर वाला या वैसे ही, ये देखो एम, एम डैश, एन डैश, वी एम माइनस वी एन इक्वल्स टू वी एम डैश माइनस वी एन डैश। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एल डी आई बाई डी टी ईएमएफ, और दूसरे में है क्यू बाई सी। एल को यहाँ देखते हैं, ये अपोज करने वाला होता है ना ये ईएमएफ, इसलिए इसके माइनस सिंबल दे देते हैं। माइनस एल डी आई बाई डी टी को लिख सकते हैं डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, क्यू बाई सी। आप देखिए, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एल सी क्यू माइनस के साथ, डी टू क्यू बाई डी टी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर से रिपीट कर दूं, 1 बाई एल सी क्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। पहले एक कंसेप्ट देखिए, if a equals to minus omega squared x, that is
d2x by dt square equals to minus omega square x. Then the motion is SHM and its equation will be x equals to sin omega t minus या plus 5. ये हम SHM में जानते हैं और जो जानते हैं उसका यहाँ यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले होंगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ above differential equation, solution of above differential equation, q equals to q max sin omega t plus 5 at t0, q is q max, t0 रख दो, q equals to क्या हो गया, sin 5 q max के साथ, ओ सॉरी, अच्छा t0 कर दिया, और ये टाइम 0 पे Q मैक्सिमम तो शुरू में जो चार्ज था वही रह पाएगा, टाइम 0 पे Q है भी Q नॉट, साइन 5, साइन 5 हो गया 1, 5 हो गया π/2। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसे ऐसे लिखते हैं, Q इक्वल्स टू Q नॉट cos ओमेगा टी। तो आपने क्या देखा, वैसा ही एक इक्वेशन जो SHM में देख रहे थे। अब आप कहोगे कि सर मैंने SHM में भी नहीं देखा, तो मैं कहूंगा घबराओ नहीं, मैं कहूंगा घबराओ नहीं। यहां देखो, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखो, x इक्वल्स टू +a, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -a। अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन से मैंने सोचा रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यदि रेस्ट से छोड़ते हैं इसके बाद ये t/4 टाइम पे मिड में आएगा और इस समय v मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, और यहां आके रुकेगा नहीं, रुकेगा ये यहां कहीं पहुंच के दूसरे एक्सट्रीम। यदि हम इस घटना को देखें तो यहाँ फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अभी कहानी कंटिन्यूड है, फिर ये अपने मीन पोजीशन पे आया,
अगर इधर वाला भी मैक्स है, और फिर वापस राइट साइड वाले एक्सट्रीम पे आया, कर तो सकते हो, लेकिन मैं अभी फ्री लेने वाला हूँ तुरंत 15-20 मिनट 15 मिनट 7। वैसे कितने देर का काम है? आधा घंटा कर। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये तो पता होगा ना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और फिर एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 या मिनिमम होता है, फिर इक्विलिब्रियम पे के मैक्सिमम होता है, और फिर पोटेंशियल क्या हो जाता है अगले पे, यू मैक्सिमम हो जाता है। तो आप इस आइडिया को चार्ज वाले आइडिया से देखिए। कैसे? तो पहले आपने देखा कि कैपेसिटर पे प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ये टाइम 0 वाला सीन है, और टाइम t/4 पे क्या हो जाएगा कि यहाँ मैक्सिमम करंट यहाँ दिखेगा, I नॉट मैक्सिमम करंट, और वो t क्या है, t/4 टाइम पीरियड का 1/4, और फिर 1/4 और आगे गए तो ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इधर हो जाएगा प्लस क्यू नॉट, इधर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। अब लेकिन इसमें क्या हमने देखा, पोलैरिटी बदल गई। अगले t/4 पे 3t/4, फिर से हम देखेंगे चार्ज के वापस वो गया होगा, करंट मैक्सिमम होगा, और वापस अपने t = 4t/4, तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि चार्ज एंड करंट इन द सर्किट इज ऑसिलेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं इनिशियल कंडीशन में, तो चार्ज का एनर्जी कम होगा, Q0²/2C कम होगा, तो बढ़ जाएगा ½ Li0²। और किसी टाइम पर जो ना तो Q0 हो ना I0 हो, तो Q²/2C + ½ Li²। ये जो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा देख सकते हैं एनर्जी को, कि रास्ते के किसी खास टाइम पर कभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों देखते थे स्प्रिंग ब्लॉक को, तो उसी तरह इंडक्टर के एनर्जी को
दो टुकड़ों में देख रहे हैं। इंडक्टर में एक तो हाफ एल स्क्वायर और कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो जब बीच का कोई टाइम हो, इंडक्टर पे में भी करंट होगा और कैपेसिटर पे भी चार्ज होगा। और बाद में यदि मैं देखता हूं, बीच का एक्सट्रीम पोजीशन पर जब सोचते हैं तो चार्ज मैक्सिमम होता है, करंट जीरो। बीच वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां चार्ज कैपेसिटर पे जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी या स्प्रिंग वाला वो जो इंडक्टर वाला एनर्जी है वो मैक्सिमम। एनर्जी अपना रूप बदलता रहता है। ये बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ज्यादा ना भी आया हो तो। क्या मैं ऐसा मानूं कि कुछ कुछ आप इंडक्टर को देख पा रहे हैं यहाँ? फिर से समझते यस हैं, सर। फिर से समझते हैं। सर्किट में याद करिए, हमने देखा था एक आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में क्या था? एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। डीसी वाला याद दिला रहा हूं, और एक बैटरी। इसमें क्यू हो जाता था क्यू नॉट 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई आर, और आई हो जाता था आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर। आई नॉट हो जाता था वी बाई आर, क्यू नॉट सी बाई। और ऐसे ही यदि हम इसे कहते थे ग्रोथ ऑफ करेंट, ये जब स्विच ऑन करते थे तब ये करंट का बढ़ना शुरू होता था, चार्ज का बढ़ना शुरू होता था। टाइम जीरो पे जीरो चार्ज, और एक्सपोनेंशियल ये बढ़ता जाता था, एक खास टाइम पे कांस्टेंट हो जाता था, क्यू नॉट हो जाता था सी। और करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता था सर्किट में। आई नॉट क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई सी बाई आर, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज था। और यहाँ मैंने क्या देखा, प्लस क्यू माइनस क्यू ये है, और यहाँ रेजिस्टेंस है, तो उसी का हो गया। यहाँ पर हम कहते थे डीके ऑफ चार्ज। डीके ऑफ चार्ज में ये लिखा करते थे क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर। कैलकुलस रूप टू लैप्लास ऐसे ड्राइव करके लाते थे, और यहाँ से आई बराबर हो जाता आई नॉट माइनस ई माइनस टी बाई आर। इनमें चार्ज घटता था टाइम के साथ, और करंट को आप थोड़ा सा इंक्रीज होता देखते थे। यदि इसी तरह मैं बात करूं, एल आर सर्किट डीसी, एल आर सर्किट जो था वो एल आर ऑसिलेशन डीसी सर्किट कहते हैं।
अब इनके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि पहले Q0 सॉरी LR नहीं LC, LR जो मिनट बाद देखते हैं, प्लस Q0 माइनस Q0 है और टाइम 0 पे स्विच बंद करते हैं। At t equals to 0, switch is closed. सर आपकी सर वो स्क्रीन नहीं आ रही, वो लास्ट वाली आ रही है जो डीके ऑफ चार्ज लिखा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है अभी, सर वही आ फिर रहा से है कर जो देता। आपने डीके ऑफ चार्ज लिखा था, उसके बाद कुछ आया नहीं। रुक जाओ, एक काम करता हूँ ना, व्हाइट बोर्ड फिर शेयर कर देता हूँ। ये एक था, देखना ना, अभी स्क्रीन तो शेयर हो गया होगा आई थिंक। सर वही आ रहा है। वही क्यों आ रहा है? मैंने तो स्क्रीन बदल दिया, स्क्रीन एक हटा दिया, अभी कुछ स्क्रीन नहीं होना चाहिए। वही अभी स्लाइड लिखी है। अभी नहीं है स्क्रीन, या स्लाइड दिख रही है? सर वो स्लाइड दिख रही है, वो डीके ऑफ चार्ज वाली। हाँ सर, सर अब कुछ नया आ गया। और इससे क्या नया व्हाइट बोर्ड अब आया? यस सर। ठीक, तो ध्यान से देखना ना, डीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो डीसी में एक है आरसी सर्किट, करंट ग्रोथ, फिर दूसरा है आरसी सर्किट, करंट डीके, करंट ग्रोथ या चार्ज ग्रोथ। डीके ऑफ चार्ज। तीसरा है एलआर सर्किट, करंट ग्रोथ। और चौथा है एलआर सर्किट, डीके ऑफ करंट।
और इन सब के बाद आता है पांचवा एलसी ऑसिलेशन। तो पहला इक्वेशन ऐसा दिखता है, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दूसरा दिखता है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। I equals to I naught 1 minus e to the power minus t by L by R. I equals to I naught e to the power minus t by L by R. और पांचवा है जो हमने कहा LC ऑसिलेशन। उसमें ध्यान रखेंगे लाइक SHM। अभी मत देखो, तो अभी बंद कर दें। हम लोग यूज कर रहे हैं नेट को, तुम मत देखो। हाँ, LC ऑसिलेशन लाइक SHM। SHM में क्या देखते थे, d2x बाई dt स्क्वायर जो a होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिख देते थे x max दैट इज a sin ओमेगा t। और LC ऑसिलेशन यहाँ ऐसे दिखता है, Q नॉट माइनस Q नॉट एक स्विच है, T0 पे स्विच को क्लोज करते हैं और यहाँ है इंडक्टर। इसमें हो जाता है d2q बाई dt स्क्वायर माइनस 1 बाई LC Q। और इसका सॉल्व करके वैल्यू आ जाता है Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। सर कॉस क्यों, साइन क्यों नहीं? क्योंकि बिकॉज एट T0 Q इक्वल्स टू Q नॉट। तो T0 पे Q नॉट दिख रहा है, इसका मतलब वो कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। साइन का होता तो 0 हो जाता। तो LC ऑसिलेशन में अलग एक इक्वेशन आ जाता है, इसमें बैटरी है ही नहीं। तो कहोगे सर इसको मैं DC में एनालाइज करूं या AC में एनालाइज करूं? तो दोनों के ये बाउंड्री पे है, इसमें ना तो बैटरी है और ना ही AC वाला सोर्स है। लेकिन इसको AC के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि AC से पहले हमें EMI समझ में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब हमें समझ में आता है कि किसी इंडक्टर से जब चार्ज गुजरेगा, करंट वेरी करेगा, तो वहां बैक EMF आएगा जो अपोज करेगा उस इवेंट का जिसके कारण करंट आ रहा, जिसके कारण करंट बढ़ रहा है। तो अब इसमें कैसा क्वेश्चन रहता है, पहले तो इसके लिए मन तैयार करो। LC ऑसिलेशन के लिए बार बार मैं बताऊं कि टाइम 0 का ये डायग्राम है। जब स्विच बंद किया तुरंत उसके बाद, और जब हम बात कर रहे हैं T/4 के बाद, यहाँ चार्ज खत्म है, यहाँ करंट मैक्सिमम है I नॉट एट T इक्वल्स टू 2T/4। इसमें अपोजिट साइड में प्लस Q नॉट आ गया होगा, और अभी लूप में कोई करंट नहीं है, यहाँ माइनस Q एट
T equals to 3T/4। फिर से खत्म हो गया होगा, इधर से इधर जा रहा होगा, मैक्सिमम करंट, चार्ज कोई नहीं होगा। और उसके बाद एट T equals to 4T/4, that is 1 टाइम पीरियड। फिर यहाँ आ गया होगा Q0 माइनस Q0, और यहाँ कोई करंट नहीं होगा। मतलब चार्ज खत्म है, फिर से अपोजिट प्लस Q0 माइनस Q0, और बाद में फिर वो वापस करंट ऐसे जलना शुरू करेगा। यहाँ उसको अपोज करते करते एक समय ऐसा होगा कि ये करंट मैक्सिमम हो गया और यहाँ चार्ज 0 हो गया, प्लस वाला Q0 जाके माइनस Q0 को खत्म कर चुका, और अब बैटरी का वो कैपेसिटर का सारा एनर्जी इंडक्टर में पहुंच गया। ध्यान से देखिएगा, इन बैटरी का एनर्जी आप क्या लिखते हैं, Q0² 2C, और इंडक्टर में अभी कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ बैटरी में कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं है, इंडक्टर में जो एनर्जी है हाफ Li0 स्क्वायर। अगले वाले चित्र में कैपेसिटर पर एनर्जी है Q0² 2C, बैटरी पे, इंडक्टर पे कोई नहीं। और उसके अगले वाले में कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, एनर्जी नहीं है, और इंडक्टर में हाफ Li²। उसके अगले वाले में यहाँ 0 और यहाँ Q0² 2C। तो एनर्जी अपना रूप बदल रहा है। अब एक डायग्राम बना देता हूं बीच में किसी सिचुएशन का। जिसमें यहाँ पर चार्ज है Q और यहाँ पर करंट गुजर रहा था I। रास्ते का किसी टाइम T पे, उस टाइम पे एनर्जी कौन कौन सा दिखेगा, Q² 2C भी दिखेगा, हाफ Li² भी दिखेगा। तो सोचो ऑसिलेशन की खासियत क्या होती है कि टोटल एनर्जी निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इन आइडियल केस पैरामीटर्स ऑफ ऑसिलेशन repeats at regular interval while total energy of system remains constant। ये आइडिया तो आपको है ही, एसएचएम में भी हम देखते हैं कि कांस्टेंट रहता है टोटल एनर्जी। यहाँ टोटल एनर्जी का कौन सा मतलब, तो देखिए Q0² 2C हाफ Li0², या बीच के किसी टाइम पे Q² 2C और हाफ Li²। ये जो है ये कांस्टेंट दिख रहा है। दो तरह का एनर्जी है सर, कौन से दो तरह का एनर्जी, ये प्लस Q0 माइनस Q0 वाला देखो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है, और T/4 टाइम के बाद T/4 टाइम के बाद कैपेसिटर पे चार्ज नहीं दिखता, करंट यहाँ मैक्सिमम हो जाता है। रिकॉल करो
जब यहाँ करंट गुजर रहा होगा, क्या यहाँ मैग्नेटिक लाइन दिखना शुरू हुआ सबको सोलोनाइड में जैसे देखते थे? तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी था और अब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाले एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के जैसे ध्यान रखते हैं। हाफ mv स्क्वायर के जैसे यहाँ का एनर्जी हम क्या लिखते हैं? यहाँ का एनर्जी हम लिखते हैं FLI स्क्वायर, और इधर जो एनर्जी होता था वो क्या लिखते थे? Q स्क्वायर बाय 2C। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं कि दो तरह का एनर्जी है, और बीच के किसी टाइम पे जब हम एनालाइज करेंगे T टाइम पे, यहाँ दोनों जगह एनर्जी दिख रहा होगा। यहाँ भी कुछ एनर्जी दिख रहा होगा और कुछ एनर्जी यहाँ भी दिख रहा होगा। ये C और ये L वाला। तो हम लोग यहाँ एनर्जी देख चुके। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कहानी कंटिन्यू आप आगे फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपके दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय। सर लास्ट 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेज देना। सर कार्तिक बात कर रहे हो? सर वेदांत, हाँ बोलो। वेदांत, लास्ट 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेज देना। अच्छा उसको ठीक है। रिवाइज भी वो करना है, फिर नोट्स भी बनाना है। आई थिंक 2 पहुंच गया होगा, ये तीसरा भी आज मैं भेज दूंगा, देख लेना एक बार। ओके सर। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।